गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 26वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की है और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अवकलन के एक टॉपिक की। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो अवकलन का ये टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा और इसके बारे में एक बेसिक जानकारियाँ काफ़ी सारी मैं बता दूंगा आपको। तो प्रथम सिद्धांत के बारे में हम बात कर चुके थे, तो मैंने आपको साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना सिखा दिया है ना, कॉज एक्स का अवकलन निकालना सिखा दिया था। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले भी लिखे थे मैंने लास्ट वीडियो में, 7-8 फार्मूले भी लिख दिए थे, है ना। उनके आधार पर हम कुछ नियम देखते हैं, कुछ नियम आते हैं और वो नियम कैसे काम करते हैं इनको देखिए। जैसे ये कहा जाता है कि कोई कांस्टेंट राशि आती है, कोई भी जैसे संख्या आ रही है, उस संख्या को जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि उसका जब अवकलन निकालते हैं, संख्या का अवकलन हमेशा 0 आता है। जैसे हम इसको इस बात से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है y बराबर 100 लिख दी, y बराबर 7 लिख दिया, 1000 लिख दिया, कितनी भी बड़ी संख्या, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, x वगैरह नहीं होना चाहिए उसके साथ में, है ना, कोई फलन नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी कोई संख्या है और उसका जब हम अवकलन कर देते हैं तो dy बाई dx आ जाता है। अवकलन निकालते हैं तो dy बाई dx आता है ना, तो dy बाई dx जो आ रहा है उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो बड़ा अजीब लगता है, बाकी जब धीरे धीरे हम इसकी टेक्निक समझ जाते हैं और जब ये प्रैक्टिस हो जाती है फिर ये बहुत आसान लगता है। तो अगर कोई संख्या है, चाहे वो संख्या करोड़ों में है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन जब उसका हम अवकलन करते हैं तो वो जो अवकलन है वो उसका 0 हो जाता है, ये स्थिति आती है। ठीक है, ये पहला नियम है। नंबर 2 क्या कहता है, दूसरा नियम ये है कि अगर इसी संख्या के साथ में, जैसे 100 ले लिया, कांस्टेंट है 100, इसके साथ में कोई फलन आ गया और फलन क्या है, साइन एक्स ले लिया, कॉज एक्स ले लिया, ई की पावर एक्स ले लिया, मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए थे सारे। तो अगर इस तरह का कोई फलन हमारे पास आ जाता है कि संख्या भी है, उसके साथ में कोई फलन भी है और फिर हमसे कहा जाए कि इसका अवकलन करिए, तो उस अवकलन करने की स्थिति में हमें ये काम करना है कि जो कांस्टेंट राशि है इसको तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, कांस्टेंट राशि को तो हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं करना। पहले क्या हुआ था, पहले 0 हो गया था, है ना, लेकिन क्यों हुआ था, क्योंकि इसके साथ में कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर 100 के साथ में साइन एक्स आ रहा है, यानी कि x का कोई भी पद आ रहा है, कोई फलन आ रहा है, तो हम इस राशि का कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसा छोड़ देंगे और केवल इसका अवकलन कर देंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स होता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों बातों में अंतर समझ लीजिए कि पहली कंडीशन क्या आई थी कि अगर कोई राशि हमारे पास आती है और वो कांस्टेंट आती है, केवल कांस्टेंट है, तो जब हम उसका अवकलन करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। और जब कोई राशि होती है और उस कांस्टेंट राशि के साथ में कोई फलन आ रहा है ना, कांस्टेंट राशि के साथ में कोई फलन आ रहा है, तो उस फलन को, जो कांस्टेंट राशि है उसको तो ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे और फलन का अवकलन कर देंगे और ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जब आते हैं नंबर 3 पर, कुल मिला के 5 मूलभूत नियम कहलाते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल रूल कहलाते हैं और ये 5 ही होते हैं बस। तो 2 ये हो गए, तीसरा अब हम कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई फलन है और वो इस प्रकार का है जिसमें 1 से ज़्यादा फलन आ जाते हैं और वो 1 से ज़्यादा फलन जो होते हैं वो या तो जुड़ रहे हों या घट रहे हों, यानी कि उनका योग हो रहा हो या उनका अंतर हो रहा हो, इस तरह की कंडीशन अगर हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या काम करते हैं, तो हमें ये काम करना होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन एक्स भी एक फलन है ना, कॉज एक्स भी एक फलन है, ई की पावर एक्स भी एक फलन है। तो जो साइन एक्स है, कॉज एक्स है, ई की पावर एक्स है, ये सब फलन है। इन फलनों का योग आ रहा है, फलनों का योग हो रहा है, तो 3 फलन आ गए। अब इन फलनों का जब योग हमारे पास आ जाता है और इनका जब हम अवकलन निकालते हैं तो इनका अवकलन निकालने का तरीका ये होता है कि आप एक काम कर लेंगे, यहाँ से अवकलन तो निकालेंगे लेकिन प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन निकालेंगे, प्रत्येक पद का अलग अलग। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन निकाल लेंगे प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का अवकलन निकाल लेंगे और प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन निकाल लेंगे। तो जब मैंने आपको प्रथम सिद्धांत बताया तो उसमें ये बता दिया था
कि डी बाई डी एक्स असली सिंबल होता है अवकलन निकालने के लिए, साइन एक्स का आप अवकलन कर रहे हैं, कॉज एक्स का आप अवकलन कर रहे हैं, ई की पावर एक्स का आप अवकलन कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है साइन एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो आंसर क्या आता है? कॉज एक्स। फिर कॉज एक्स का जब अवकलन करते हैं तो आता है माइनस का साइन एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है ई की पावर एक्स। सूत्र आपको लिखवा दिए मैंने, तो मैं जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया उन्हीं के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये स्थिति बन गई और ये नियम नंबर 3 था। उसके बाद एक फार्मूला आता है हमारे पास, नंबर 4 में आता है। फार्मूला क्या है कि अगर कोई 2 फलन है, 3 फलन है, 4 फलन है, कितने भी फलन हो और गुणा में चल रहे हैं वो, है ना, तो जैसे y बराबर मान लीजिए ये आ गया कि साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये ले लिया हमने कि साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यानी कोई भी 2 फलन है और दोनों फलनों का गुणा हो रहा है ना, कोई भी 2 फलन है, दोनों फलनों का गुणा हो रहा है, तो गुणा करने के बाद जो फलन हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है उसको हम कैसे हल करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास हल करने का एक तरीका होता है कि सूत्र है अगर y बराबर u इंटू वी, इसको कहते हैं u इंटू वी का फार्मूला, है ना। u इंटू वी का मतलब क्या हो गया कि 2 पद हैं, दोनों पद गुणा हो रहे हैं और इनका हम अवकलन निकालते हैं। तो इनका जब अवकलन निकालते हैं तो इसको ऐसे निकालेंगे, पहले पद को छोड़ दिया, मतलब u को छोड़ दिया, फिर हम v का अवकलन निकाल देते हैं, फिर प्लस आ जाता है, फिर v को छोड़ दिया और u का अवकलन निकाल दिया। तो क्या मीन्स हुआ इसका? इसका मीन्स होता है कि 2 फलनों का गुणा हो रहा है और 2 फलनों का गुणा अगर आप कर रहे हैं और उनका जब हम आंसर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 2 फलनों का गुणा आया तो वहाँ भी 2 फलनों का गुणा है, उसको u और v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम पहले पद को छोड़ रहे हैं, पहले पद को छोड़ रहे हैं, दूसरे पद का अवकलन कर रहे हैं, फिर दूसरा पद छोड़ रहे हैं, फिर पहले पद का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए इसको, जब हम इसको हल करते हैं तो dy बाई dx आया। अब इस फॉर्मूले के आधार पर आपको ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करना है। तो साइन एक्स को छोड़ दिया, है ना, साइन एक्स को छोड़ दिया, ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं, ई की पावर एक्स का अवकलन कर दिया, ये सिंबल है, इस सिंबल में डालेंगे तो उसी का अवकलन होगा, साइन एक्स को हम नहीं कर रहे हैं। फिर प्लस ई की पावर एक्स को छोड़ दिया, मतलब दूसरे वाले को छोड़ दिया, अब पहले वाले का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब इनको हल करिए, जैसे साइन एक्स ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स आ रहा है ना, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ई की पावर एक्स है ये ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बच गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो बचा क्या, आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 4 नियम हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इन 4 नियमों के बाद एक 5वां और आखिरी नियम और आता है, इसके बाद आते हैं हम नंबर 5 पर। देखिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको मिटा देते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसी को मिटा देता हूँ बस यहाँ से। तो नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5, जैसे कोई फलन दिया गया e की पावर x अपॉन साइन एक्स। अभी मैं केवल इन्हीं फलनों का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा सूत्र आपको नहीं बताए हैं, थोड़े बहुत सूत्र बताए हैं, और ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो 11th क्लास की वीडियो हम बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही हैं, ये बहुत हल्के लेवल पे चला रहे हैं, क्योंकि 10th के बाद, 10th पास आउट होने के बाद जब आप 11वीं में आ रहे हैं तो आपको काफ़ी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी डिटेल्स जो भी आती हैं वो हम यहाँ पे वीडियो में तो नहीं बता सकते इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उसके लिए फ़ेस टू फेस आना ज़रूरी है और चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ हमको बतानी पड़ती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके लिए काम करते हैं। जैसे u अपॉन वी आ रहा है, अब u अपॉन वी के हिसाब से जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, देखिए फार्मूला है ये भी, इस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर कोई फलन है मतलब x की संख्या उसमें आनी चाहिए, वही फलन माना जाता है। तो अगर यहाँ अभी इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम ना, y और x के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो एक फलन ये है, एक फलन ये है, दोनों फलन हैं, इनको हम u अपॉन वी बोल देते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर आता है कि कोई 2 फलन है, गुणा हो रहे हैं, तो उसको हम u इंटू वी बोल रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, u इंटू वी हो गया।
तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें u/v होगा, ठीक है, u/v की बात कर रहे हैं। अब u/v के हिसाब से जब हम फार्मूला बना रहे हैं तो ये बनता है dy/dx बराबर, पहले v को स्क्वायर कर दिया, है ना, जो भी यहाँ पर नीचे वाला पद होता है जो हर में होता है उस फलन का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद फिर यहाँ पर जो फलन है उसको छोड़ देते हैं, v को छोड़ दिया, फिर उसके बाद u का अवकलन कर देते हैं, मतलब ऊपर वाले का अवकलन कर देते हैं, फिर माइनस आता है, फिर u को छोड़ देते हैं और v का अवकलन कर देते हैं, ठीक है, ये स्थिति बन जाती है। और dy/dx हो गया बराबर, v को छोड़ दिया, u का अवकलन कर रहे हैं, तो अब ये तो फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से अब इसके अकॉर्डिंग मान रखिए, जैसे ये तो हो गया फार्मूला, है ना, इसको तो हम अलग रख लेते हैं। अब इस फार्मूले के आधार पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो dy/dx बराबर sin x है, sin x का स्क्वायर, फिर sin x को छोड़ दिया, sin x को छोड़ दिया, e की पावर x का अवकलन कर दिया, फिर माइनस आ गया, अब e की पावर x को छोड़ दिया और dy/dx sin x का अवकलन कर दिया। इनको सॉल्व करिए, तो यहाँ से आ रहा है sin x, e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर माइनस e की पावर x ऐसे ही छोड़ दिया, sin x का cos x और अपॉन में sin x का होल स्क्वायर। e की पावर x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन में sin x का होल स्क्वायर। बस ये आंसर इसका हो जाता है और यही हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, अब ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, तो हमने 5 फंडामेंटल रूल्स के बारे में बात कर ली है, इसको आप नोट करिएगा। और उसके बाद अब हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे कंडीशंस के अनुसार इनके कुछ एग्जाम्पल लिए, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं हम। अभी इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे और बहुत हल्के लेवल पे इसको ले रहे हैं। बार बार दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि भाई ऐसे ही आ रही है या अभी कम समझ में आ रहा है। कम समझ में अगर आ भी रहा है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि डिटेल्स नहीं है हमारे पास, है ना, डिटेल हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि y बराबर x² + 5x + 6, ये एक द्विघात समीकरण है। जैसे 10वीं क्लास के बेस पे हमने उसको पढ़ा कि भाई ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर टुकड़े नहीं करने हैं, यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं करने हैं। आपसे ये कहा गया कि आप इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक हिंदी लिखते हैं कि जैसे इसको नंबर 1 डाल दिया, समीकरण नंबर 1। जो टेक्निक होती है काम करने की वो यही है कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन इसका, तो यहाँ से आ जाता है dy/dx बराबर x² का करेंगे। तो देखिए पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं तो कई बार क्या डायरेक्ट कर देता हूँ उसको, अब मैं पूरी डिटेल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो x² का अवकलन कर दिया, फिर अब ये 5 है, ये तो कांस्टेंट है, तो नियम नंबर 2 बन रहा है। नियम नंबर 2 में क्या बताया था कि अगर कांस्टेंट भी हो और कोई फलन भी हो तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, केवल फलन का अवकलन कर देते हैं, फिर प्लस 6। अब 6 तो कांस्टेंट है पूरा ही, है ना, इसको हल कर दीजिए। तो x² का जो आंसर होता है, ये शायद लिखा था, मैंने नहीं लिखा था, देखिए ये फार्मूला होता है x की पावर n। अब dy/dx x की पावर n है, तो x की पावर n का अगर हम आंसर निकालते हैं तो x की पावर n का आंसर क्या होता है, ये अवकलन होता है n × x की पावर n-1। तो कंडीशन हमारे पास आ रही है यहाँ से कि अगर हम यहाँ पे काम करते हैं कि dy/dx x², तो ये वैल्यू n की जगह पर 2 काम कर रही है, तो 2 यहाँ जाएगा, फिर x हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 2x आ जाता है। तो अब आगे कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन आती है जिसमें x² आ रहा हो तो उसकी जगह पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हल कर दिया, इसका आंसर आ गया 2x।
फिर यहाँ से 5 आया, इसका x का x के सापेक्ष होगा तो वो 1 हो जाता है, x का x के सापेक्ष 1 होता है, और 6 आता है। अब 6 तो कांस्टेंट है ना, सिंपल कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का आप अवकलन करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 0। तो यहाँ से 5 का गुणा 1 से हो गया, 5 बच गया, 2x आ गया, तो क्या बच गया ये 2x + 5, और आंसर क्या आ गया dy/dx। ठीक है, इस तरह से हम इनका आंसर देते हैं। कंप्लीट है ना। तो यहाँ तक की बातें अब आप थोड़ा समझिए। अभी बहुत हल्के उदाहरण लेके हम चलेंगे, बहुत हल्के लेके चलेंगे। अभी कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम इसके बारे में, तो इनको लिख लीजिए। अब जैसे फिर एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको लिख लो पहले आप। इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आता है, एक और ले लेते हैं। अब एक u/v का या u/v का इस टाइप का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि y = e⁻x × log x, ये दे दिया। इस तरह का सवाल हमको दे दिया कि e⁻x और log x। तो e⁻x log x, अब सबसे पहले तो आपको देखिए, जब भी आप पहली बार आप काम कर रहे हैं तो सवाल को देखते ही आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन से रूप का सवाल है ना, कौन से रूप में जा रहा है। कौन से रूप का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भाई जो 5 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, 5 फंडामेंटल रूल्स बताए हैं, उन फंडामेंटल रूल्स में से ये कौन से रूल में काम कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे और फंडामेंटल रूल अगर आपको याद हो चुके हैं, है ना, आपने ढंग से उनको एक बार पढ़ लिया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई गुणा में चल रहे हैं, ये गुणा में चल रहे हैं, e⁻x × log x, ये गुणा में चल रहे हैं। जब गुणा में चल रहे हैं तो हम इसमें u/v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? u/v का। u/v का फॉर्मूला लगाया तो देखिए dy/dx, हिंदी वही लिखनी है आपको, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिए, क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हैं ये काम, तो ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पर कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आता है, यहाँ से आएगा dy/dx बराबर u/v बन रहा है तो e⁻x, फिर dy/dx log x, फिर प्लस, फिर log x आ गया, और dy/dx e⁻x आ गया। ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करिए तो e⁻x आ गया, log x का क्या होगा 1/x, फिर प्लस, फिर log x को छोड़ दिया, और e⁻x का e⁻x, ये तो मैंने शायद लिखवा दिया था आपको, है ना, फॉर्मूला लिखवा दिया था कि log x का जो आंसर होता है, जो अवकलन होता है, वो क्या आता है e⁻x आता है। अब इसमें भी e⁻x आ रहा है, इसमें भी e⁻x आ रहा है, e⁻x कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया e⁻x 1/x log x, और ये है dy/dx। अब देखिए, अगर कोई 12th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा, है ना, तो एक कैटेगरी आती है हमारे पास 12th क्लास में समाकलन के अंदर। खंडशः समाकलन एक वैल्यू है, एक रूल है। खंडशः समाकलन में जब हमने उसके अंदर रूल से काम किया तो क्वेश्चन ये था, है ना, क्वेश्चन ये था और आंसर ये था। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो जो अवकलन है उसका जो आंसर आएगा, उसका अगर आप समाकलन कर दें तो यही आंसर वापस समाकलन के बाद प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, लेकिन अभी इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने 12th क्लास के बारे में बता दिया थोड़ा सा, कि 12th क्लास के बच्चे अगर कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ज़रूर ध्यान आ गया होगा कि खंडशः समाकलन में हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं। जैसे ये नीचे जो आंसर आ रहा है, उस कंडीशन को लेके चलते हैं तो हमें ऊपर वाला आंसर प्राप्त हो जाता है। और उसके लिए मैंने एक 12th क्लास में एक फार्मूला भी बताया था कि e⁻x प्लस fx प्लस f'(x), अगर इस तरह का कोई रूल खंडशः समाकलन में आ जाता है तो उसका आंसर e⁻x fx प्लस c होता है।
आ रहा होगा ध्यान, अगर किसी ने देखा है तो, है ना। और नहीं भी देखा है तो 11th क्लास के बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल हमारे आगे अभी आएंगे, काफ़ी आगे आएंगे, तो उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही आपके लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और क्वेश्चन हम करके देखेंगे इनके बारे में, फिर हम और सवाल करेंगे।